नमस्कार, द रियल स्टडी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई क्लियर करना जरूरी है। ये पूरी चर्चा क्लास 10th एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक पर आधारित है, जहां कॉन्सेप्ट्स को लाइन बाय लाइन क्लैरिटी के साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जरूरी फैक्ट्स और पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस से भी डेटा इंटीग्रेट किया गया है, ताकि कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी भी मिल सके। इस चर्चा में हम कवर करेंगे जीवन प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेसेस, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और जीवों में प्रजनन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इनके अलावा आनुवंशिकता एवं उत्क्रांति मतलब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हमारा पर्यावरण आर एनवायरमेंट और प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन प्रक्रियाओं से, बिल्कुल बेसिक से। हाँ, सबसे पहले पोषण और पोषण तंत्र को समझेंगे, फिर श्वसन की प्रक्रिया पर आएंगे और इसी नेचुरल फ्लो में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हर लाइफ प्रोसेस को एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट करते चलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जिंदा होने का मतलब क्या है? सजीव और निर्जीव में आखिर फर्क क्या है? मतलब हम एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखकर तो कह सकते हैं कि वो जिंदा है, पर एक सोते हुए इंसान या एक शांत खड़े पेड़ के बारे में क्या? उनमें तो कोई हरकत नहीं दिखती। हम अक्सर हरकत को ही जीवन का सबूत मान लेते हैं, लेकिन असली कहानी हमारी आंखों से परे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे चल रही है। सोचिए, एक जिंदा चीज, चाहे वो इंसान हो या पेड़, एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड मशीन की तरह है। इसमें टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर भी मतलब छोटे छोटे हिस्से हैं। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। और बाहर का माहौल, जैसे मौसम या कोई चोट, इस सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल, लगातार इसी टूट फूट की लगातार मरम्मत चलती रहती है। और इसी मरम्मत, इसी मेंटेनेंस के लिए मॉलिक्यूल्स का उनका लगातार हरकत में रहना जरूरी है। अगर ये आणविक गतियां, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स रुक जाएं, तो ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ढह जाएगा और जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। तो असल में जिंदा होने का मतलब है शरीर के अंदर चल रहा ये न रुकने वाला मेंटेनेंस का काम। अच्छा, तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब यही सब मेंटेनेंस वाले काम हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। एकदम सही। वो सारे प्रोसेस जो मिलकर इस मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्हें ही लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये काम तब भी पूरी रफ्तार से चलता है जब हम सो रहे होते हैं। और जाहिर है, इस 24/7 चलने वाली फैक्ट्री को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा यानी एनर्जी। और ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। यहीं से पोषण यानी न्यूट्रिशन का आइडिया आता है ना? हाँ, ऊर्जा के उस बाहरी स्रोत यानी भोजन को शरीर के अंदर लेने और इस्तेमाल करने के प्रोसेस को ही पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। अब क्योंकि धरती पर ज्यादातर जीवन कार्बन पर आधारित है, तो हमारा भोजन भी कार्बन पर ही आधारित होता है। पर एक सिंगल सेल वाले अमीबा और हम जैसे करोड़ों अरबों सेल वाले इंसान के लिए भोजन लेने का तरीका तो एक जैसा नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। और यहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अमीबा की तो पूरी की पूरी बॉडी बाहरी दुनिया के सीधे कांटेक्ट में है ना? वो अपनी स्किन से ही खाना अंदर ले सकता है, गैस एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन हमारे शरीर की हर कोशिका तो बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं है। हमारे पेट के अंदर की कोशिकाएं सीधे हवा से ऑक्सीजन या प्लेट से खाना नहीं उठा सकती। इसीलिए हमें खास सिस्टम्स की जरूरत पड़ी। बिल्कुल, हमें खास काम के लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स चाहिए। एक, भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाने के लिए। दूसरा, उस भोजन और ऑक्सीजन को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया में जो कचरा बनता है, जो हार्मफुल वेस्ट बनता है, उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए एक एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है, तो सबको पोषण चाहिए, पर इसे हासिल करने के तरीके अलग-अलग हैं। शायद कुछ जीव अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मोटे तौर पर दो ही टीमें हैं। पहली टीम है स्वपोषी की, ऑटोट्रॉफ्स की। यूं समझ लीजिए द मेकर्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं।
ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी और सूरज से रोशनी जैसी सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। सारे हरे पौधे इसी टीम के खिलाड़ी हैं और इस प्रक्रिया को हम सब जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरी टीम? दूसरी टीम है विषमपोषी की, हेट्रोट्रॉफ्स की, मतलब द टेकर्स। ये अपने भोजन के लिए सीधे या इनडायरेक्टली पहली टीम पर ही निर्भर रहते हैं। हम इंसान, जानवर, फंगस सब इसी टीम में हैं। हम बने बनाए जटिल खाने को खाते हैं और फिर उसे तोड़ने के लिए अपने शरीर के अंदर खास केमिकल हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम वाला हिस्सा दिलचस्प है, पर पहले द मेकर्स यानी पौधों की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? ये सूरज की रोशनी को खाने में कैसे बदल देता है? फिल सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़ता है, एक सोलर पैनल की तरह। स्टेप 2, इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। और स्टेप 3, इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। बस यही पौधों का खाना है। और जो खाना तुरंत इस्तेमाल नहीं होता उसका क्या? पौधे उसे मंड यानी स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं भविष्य के लिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेते हैं। तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों से मिलती हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। और पानी जड़ों से, ये तो साफ है। पर अब आते हैं हम पर, यानी द टेकर्स पर। हमारे अंदर खाने का ये सफर कैसे तय होता है? ये एक अविश्वसनीय यात्रा लगती है। ये वाकई एक अविश्वसनीय यात्रा है। हमारे पास इस काम के लिए एक पूरी की पूरी असेंबली लाइन है, जिसे आहार नाल कहते हैं। ये मुंह से शुरू होती है और शरीर के दूसरे छोर तक जाती है। चलिए इस सफर पर एक सैंडविच को भेजते हैं और देखते हैं उसके साथ क्या क्या होता है। बढ़िया आइडिया है। तो हमने सैंडविच का पहला बाइट लिया, मुंह में क्या होता है? मुझे लगता था पाचन तो पेट में शुरू होता है। नहीं, कहानी मुंह में ही शुरू हो जाती है। मुंह एक प्रेप स्टेशन है। सबसे पहले दांत उस सैंडविच को मैकेनिकली तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। फिर जीभ उसे लार यानी सलाइवा के साथ मिलाती है और इस लार में एक बहुत चालाक एंजाइम होता है, लार एमिलेस। सलाइवरी एमिलेज। हाँ, ये सैंडविच की ब्रेड में जो स्टार्च है। अच्छा, तो वो वहीं पर? हाँ बिल्कुल, उसे वहीं पर पचाना शुरू कर देता है और शुगर में बदलने लगता है। कमाल है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो गया। हाँ, और लार में एक और चीज होती है, लाइसोजाइम। ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो खाने के साथ आए कुछ हानिकारक कीटाणुओं को पहली फुर्सत में खत्म कर देता है। तो मुंह में मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का काम हो गया। ठीक है, तो सैंडविच का अधपचा रूप अब भोजन नली से होता हुआ पेट यानी आमाशय में पहुंचता है। यहाँ तो माहौल काफी अलग होगा। बहुत अलग। पेट एक मस्कुलर बैग है जहां खाना लगभग 4 घंटे तक रहता है और यहाँ उसे मथा जाता है। पेट की दीवारें जठर रस छोड़ती हैं, जिसमें 3 शक्तिशाली चीजें होती हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये बहुत तेज एसिड है जो खाने के साथ आए बाकी कीटाणुओं का सफाया कर देता है। एक मिनट, अगर पेट में इतना शक्तिशाली एसिड है तो पेट खुद क्यों नहीं गल जाता? ये तो अपने ही घर को जलाने जैसा हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है उस रस की तीसरी चीज, श्लेष्मा, म्यूकस। ये एक मोटी चिपचिपी परत होती है जो पेट की अंदरूनी दीवार पर चढ़ी रहती है और उसे एसिड से बचाती है। ये एक परफेक्ट शील्ड का काम करती है। वाह, शानदार डिजाइन है। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरा है एक एंजाइम, पेप्सिन। ये प्रोटीन का स्पेशलिस्ट है। जैसे ही एसिड अपना माहौल बना देता है, पेप्सिन काम पर लग जाता है और सैंडविच के पनीर या मीट में मौजूद प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। दूध की प्रोटीन के लिए रेनिन नाम का एक और एंजाइम भी होता है। ठीक है, तो पेट में एसिड ने माहौल बनाया और प्रोटीन पर हमला हुआ। लेकिन खाना अभी भी पूरी तरह पचा नहीं है। अब ये इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर जा रहा है, शुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल, छोटी आंत इस कहानी का असली हीरो है। ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है और यहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का फाइनल पाचन होता है। जैसे ही अधपचा भोजन पेट से यहाँ आता है, 2 दोस्त उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, यकृत, लिवर और अग्नाशय, पैनक्रियास। लिवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है,
इसका क्या रोल है? लिवर बनाता है पित्त-रस, बाइल जूस। सैंडविच में जो मक्खन या मेयोनीज था, यानी वसा, फैट, उसे पचाना बहुत मुश्किल है। ये पानी में तेल मिलाने जैसा है। तो पित्त-रस एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। जैसे साबुन तेल के दाग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, पित्त-रस भी फैट की बड़ी बूंदों को हजारों छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे फैट पर एंजाइम का हमला करना आसान हो जाता है। तो लिवर ने फैट को हमले के लिए तैयार कर दिया। अब अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज की बारी। हाँ, अग्न्याशय एक तरह की स्पेशल फोर्स भेजता है। इसके रस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं जो हर तरह के खाने पर एक साथ हमला करते हैं। ट्रिप्सिन बचे खुचे प्रोटीन को निपटाता है, एमाइलेज ब्रेड के बचे हुए स्टार्च को खत्म करता है, और लाइपेज उस फैट पर हमला करता है जिसे पित्त-रस ने अभी अभी तोड़ा है। सही है। सोचिए, अग्न्याशय को नहीं पता कि आपने रोटी ज्यादा खाई है या घी, इसलिए वो एक ही साथ तीनों ताले खोलने वाली चाबियां भेज देता है। ये एक शानदार रणनीति है। ही तो वाकई अद्भुत है। तो इन दोनों दोस्तों की मदद से लगभग सारा खाना पच गया। लगभग। फाइनल टच छोटी आंत की अपनी दीवारें देती हैं। वे आंतरिक रस निकालती हैं, जिसके एंजाइम बचे खुचे हर टुकड़े को उसके सबसे सरल रूप में बदल देते हैं। प्रोटीन बदल जाता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब जाकर पाचन की क्रिया पूरी हुई। सैंडविच अब अपने सबसे छोटे और काम के रूप में टूट चुका है। पाचन तो हो गया, पर इन पोषक तत्वों को शरीर इस्तेमाल कैसे करेगा? ये अपनी मंजिल यानी शरीर की हर कोशिका तक कैसे पहुंचेंगे? अब आता है अवशोषण का चरण। छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पर उंगली जैसी लाखों छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। इनकी वजह से पोषक तत्वों को सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। और मजे की बात यह है कि अगर आप अपनी छोटी आंत की पूरी सतह को फैला दें, तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर की जगह घेर लेगी। एक टेनिस कोर्ट सिर्फ खाना सोखने के लिए? जी हाँ, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व सोखने के लिए। इन विली के अंदर खून की नसें होती हैं, जो पचे हुए भोजन के इन सरल अणुओं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह को सोखकर सीधे खून में डाल देती हैं। अब हमारा सैंडविच ऑफिशियली ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा है। और खून के जरिए ये भोजन शरीर के हर कोने, हर कोशिका तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, और इसे स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाएं इस ग्लूकोज का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए करती हैं, अमीनो एसिड का इस्तेमाल नए प्रोटीन बनाने और शरीर की मरम्मत के लिए करती हैं। यही हमारे भोजन का अंतिम लक्ष्य था, शरीर का हिस्सा बन जाना। और उस सैंडविच का क्या है जो पच नहीं पाया, जैसे कि फाइबर? वह बिना पचा भोजन बृहदांत्र में चला जाता है। यहाँ कोई पाचन नहीं होता। इसका मुख्य काम है उस बचे हुए पदार्थ में से ज्यादा पानी वापस सोख लेना। पानी सोखने के बाद जो ठोस कचरा बचता है, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने एक सैंडविच की पूरी यात्रा को देखा, कैसे बाहर की एक चीज हमारे शरीर की हर कोशिका को चलाने वाले ईंधन में बदल गई। ये वाकई एक जटिल और शानदार मल्टी स्टेज फैक्ट्री है। ये जटिल जीवन में विशेषज्ञता के सिद्धांत को दिखाता है। हर अंग, हर ग्रंथि, हर एंजाइम का एक बहुत ही सटीक और जरूरी काम है। और ये सब कुछ सिर्फ ऊर्जा की उस बुनियादी जरूरत से शुरू होता है। हमने पोषण को तो समझ लिया, लेकिन उस पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, ऑक्सीजन। और ये हमें स्वाभाविक रूप से श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। उससे पहले यकृत के बारे में एक बात सोचने लायक है। हमने उसे सिर्फ पित्त रस बनाने वाले अंग के तौर पर देखा, पर असल में ये हमारे शरीर का सुपर हीरो है। ये एक ही साथ एक केमिकल फैक्ट्री है जो जहर को निष्क्रिय करती है, एक स्टोरेज हाउस है जो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो खून का थक्का जमाने वाले प्रोटीन बनाता है। जरा सोचिए, अगर ये सुपर हीरो जो इतने सारे काम एक साथ करता है, एक दिन काम करना बंद कर दे, तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा। जब भोजन पचकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंच गया है, तो उस भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया को यानी श्वसन भाग को विस्तार से समझते। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। अभी तक हमने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ह्यूमन डाइजेशन को समझा, कैसे खाना बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स बनता है। अब जब भोजन पचकर ग्लूकोज के रूप में तैयार हो चुका है,
तो अगला सवाल नेचुरली ये उठता है, उस एनर्जी को बॉडी इस्तेमाल कैसे करे? ये तो ऐसा है कि गाड़ी में पेट्रोल तो भर दिया, पर अब उस पेट्रोल से इंजन को पावर कैसे मिले? यहीं से बात आती है श्वसन तंत्र के, जहां ऑक्सीजन के साथ मिलकर भोजन से ऊर्जा निकलती है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप। तो एक सांस की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? हवा अंदर लेने का पहला कदम, यानी नासा द्वार। लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, है ना? यहाँ हवा के साथ कुछ होता है। बिल्कुल, ये एक एयर कंडीशनिंग और प्योरिफिकेशन प्लांट की तरह है। सोचिए, बाहर की हवा में धूल हो सकती है, वो सूखी हो सकती है, ठंडी या गर्म हो सकती है। शरीर उसे वैसे का वैसा अंदर नहीं ले सकता। तो नासा मार्ग यानी नेजल पैसेज में मौजूद महीन बाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो धूल और दूसरी मोटी अशुद्धियों को पहली फुर्सत में रोक लेते हैं। ये तो हुआ पहला फिल्टर, लेकिन हवा तो फिर भी सूखी और ठंडी हो सकती है, और उसमें छोटे कण भी होंगे। सही पकड़ा। यहीं पर म्यूकस यानी श्लेष्मा की एक परत काम आती है। ये परत 3 बहुत जरूरी काम करती है। पहला, ये हवा में नमी मिलाती है। दूसरा, ये उसे शरीर के तापमान के बराबर गर्म करती है। और तीसरा, ये एक चिपचिपे ट्रैप की तरह काम करती है, जो बचे हुए बारीक धूल के कणों और बैक्टीरिया वायरस को चिपका लेती है, ताकि वो फेफड़ों तक न पहुंचें। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा शरीर रोजाना लगभग आधा लीटर म्यूकस बनाता है, सिर्फ इसी काम के लिए। आधा लीटर? मतलब हमारे शरीर में एक पूरी तैयारी है हवा को फेफड़ों के लायक बनाने की। अब ये तैयार हवा आगे कहाँ जाती है? इसके बाद हवा ग्रसनी यानी फायरिंग्स से गुजरती है। ये कॉमन रास्ता है जहां से खाना और हवा दोनों गुजरते हैं। और यहीं पर शरीर के सबसे शानदार ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में से एक मौजूद है। ट्रैफिक मैनेजमेंट? आप एपिग्लॉटिस की बात कर रहे हैं? हाँ, एपिग्लॉटिस ये एक पत्ते जैसा छोटा सा ढक्कन है। जब हम सांस लेते हैं तो ये खुला रहता है ताकि हवा श्वास नली में जा सके, लेकिन जैसे ही हम कुछ निगलते हैं, चाहे खाना हो या पानी, ये तुरंत श्वास नली के मुंह को बंद कर देता है। ये पक्का करता है कि खाना गलती से भी फेफड़ों की तरफ न चला जाए। ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है, बिना हमारे सोचे। तो ये वो वजह है कि हम एक ही समय पर सांस नहीं ले सकते और कुछ निगल नहीं सकते। बहुत ही शानदार डिजाइन है। अब हवा श्वास नली यानी ट्रेकिया में पहुंच गई। ये तो एक नरम ट्यूब जैसी होती है, तो ये हवा के दबाव से चिपक क्यों नहीं जाती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेकिया को हमेशा खुला रहना जरूरी है, इसलिए इसमें सी आकार के उपास्थि के वलय यानी कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ये छल्ले इसे मजबूती देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हवा का रास्ता हमेशा खुला रहे। लेकिन ये सी आकार के ही क्यों होते हैं, पूरे गोल ओ आकार के क्यों नहीं? यही तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। ट्रेकिया के ठीक पीछे हमारी भोजन नली यानी ईसोफेगस होती है। इन छल्लों का खुला हुआ सी वाला हिस्सा भोजन नली की तरफ होता है। इससे जब हम कोई बड़ा निवाला निगलते हैं तो भोजन नली को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। अगर ये छल्ले पूरे गोल होते तो शायद हमें निगलने में दिक्कत होती। ये 2 सिस्टम का एक साथ तालमेल में काम करना है। वाह, ये छोटी सी डिटेल तो कभी सोची नहीं थी। तो अब ये ट्रेकिया आगे जाकर फेफड़ों में बढ़ जाती होगी? हाँ, आगे जाकर ये ट्रेकिया 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। हर एक ब्रोंकाई एक फेफड़े में जाती है और अंदर जाकर एक पेड़ की शाखाओं की तरह और भी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ती जाती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये नेटवर्क फैलता ही जाता है। और इन लाखों छोटी छोटी नलिकाओं का अंत कहाँ होता है? गैस एक्सचेंज की असली जगह कहाँ है? इनका अंत होता है फेफड़ों के अंदर मौजूद लाखों छोटे छोटे हवा के थैलों में, जो अंगूर के गुच्छों जैसे दिखते हैं। इन्हें कूपिका या एल्वियोमाई कहते हैं। फेफड़े बाहर से देखने में स्पंज जैसे लगते हैं और प्लूरल मेम्ब्रेन नाम की एक दोबरी झिल्ली से घिरे होते हैं, जो उन्हें बाहरी झटकों से बचाती है। पर असली खेल इन्हीं लाखों एल्वियोलाई के अंदर होता है। एक सोर्स में मैंने पढ़ा कि अगर इन सारे एल्वियोलाई की सतह को फैला दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी जगह घेर लेगी। बहुत बड़ी? ये करीब 80 वर्ग मीटर का क्षेत्र ढक लेगी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक टेनिस कोर्ट के आधे हिस्से के बराबर है। हमारे फेफड़ों के अंदर इतना बड़ा सरफेस एरिया है। एक टेनिस कोर्ट का आधा हिस्सा हमारे अंदर? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये दिखाता है कि इवोल्यूशन किसी भी हद तक जाता है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिर्फ फेफड़े होना काफी नहीं था। जरूरी ये था कि कम से कम जगह में गैस एक्सचेंज के लिए ज्यादा से ज्यादा सतह बनाई जाए। एकदम सही। और इसी विशाल सतह पर खून की नसों का एक घना जाल बिछा होता है।
एल्वियोलाई की दीवारें और खून की नसों की दीवारें दोनों ही एक कोशिका जितनी पतली होती हैं। यहीं पर विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया से गैसों का जादुई आदान प्रदान होता है। खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है और हवा से ताज़ी ऑक्सीजन खून में आ जाती है। तो ये तो हुई अंदर की बनावट, पर हवा को अंदर खींचने और बाहर धकेलने का मैकेनिकल काम कैसे होता है? ये एक पंप की तरह काम करता होगा? बिल्कुल, ये एक पंप ही है। इसमें 2 मुख्य मांसपेशियां काम करती हैं, हमारी पसलियों के बीच के मांसपेशियां और डायफ्राम। डायफ्राम एक गुंबद के आकार की बड़ी मांसपेशी है जो हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे होती है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी निःश्वसन, तब क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं और डायाफ्राम सिकुड़कर चपटा हो जाता है। इन दोनों क्रियाओं से हमारी चेस्ट कैविटी यानी छाती के अंदर की जगह का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव बाहर के मुकाबले कम हो जाता है और हवा एक वैक्यूम की तरह तेजी से अंदर खिंच जाती है। और सांस छोड़ना बस इसका उल्टा है, या वो भी एक एक्टिव प्रोसेस है? ज्यादातर समय सांस छोड़ना यानी उच्छ्वासन एक पैसिव प्रोसेस है। पसलियां वापस अपनी जगह पर आती हैं, डायफ्राम ढीला होकर वापस गुंबद के आकार में ऊपर उठता है। इससे चेस्ट कैविटी का आयतन कम होता है, फेफड़ों पर हल्का से दबाव पड़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। तो ये डायफ्राम और पसलियां एक पंप की तरह हवा को अंदर बाहर कर रही हैं। ये तो हुई फिजिकल प्रक्रिया, लेकिन इसका केमिकल मकसद तो हवा में से कुछ लेना और कुछ वापस डालना है। तो जो हवा हम अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं, उनके केमिकल मेकअप में कितना फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है, और यही फर्क श्वसन की पूरी कहानी बताता है। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन और सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन घटकर सिर्फ 17% रह जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 100 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4% हो जाती है। इसका मतलब शरीर ने हर सांस में लगभग 4% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली और बदले में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। हाँ, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। एक और रोचक तथ्य ये है कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया में हम रोज लगभग 400 ml पानी भी भाप के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए ठंडे मौसम में शीशे पर सांस छोड़ने से भाप जम जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अब एल्वियोलाई से खून में आ गई है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। 100 में मैंने एक चौंकाने वाली बात पढ़ी। अगर शरीर सिर्फ विसरण यानी अणुओं के अपने आप फैलने पर निर्भर रहता तो एक ऑक्सीजन के अणु को फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। हम तो 1000 बार मर चुके होते। तो शरीर इस नामुमकिन डिलीवरी प्रॉब्लम को कैसे हल करता है? ये बिल्कुल सही है, विसरण कुछ माइक्रोमीटर की दूरी के लिए तो ठीक है, पर हमारे जैसे बड़े जीवों के लिए ये नाकाफी है। यहीं पर हमारे शरीर की सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस काम आती है। हीमोग्लोबिन, ये लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है और इसी की वजह से खून का रंग लाल होता है। ये ऑक्सीजन के लिए एक चुंबक की तरह है। चुंबक की तरह मतलब ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है? हाँ, इसकी ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है, यानी ये ऑक्सीजन के अणुओं को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। जब खून फेफड़ों से गुजरता है जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को पकड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर ये खून के साथ पूरे शरीर में घूमता है और उन ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है जहां ऑक्सीजन की कमी है। वहां पहुंचकर ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक एक डिलीवरी बॉय की तरह जो सही पते पर पैकेज डिलीवर करता है। ये तो कमाल की एफिशिएंट प्रणाली है। और वापसी का सफर, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे आती है? क्या वो भी हीमोग्लोबिन पर बैठकर आती है? कुछ हद तक, पर कार्बन डाइऑक्साइड एक मुश्किल पैसेंजर है। वो सीधे सीधे खून में अच्छे से नहीं घुलती। सिर्फ 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर वापस आती है और एक बहुत छोटा हिस्सा लगभग 7% सीधे खून के प्लाज्मा में घुलकर आता है। तो फिर बाकी की 70% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? यहाँ शरीर एक बहुत चालाक केमिस्ट्री ट्रिक अपनाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाकर बाइकार्बोनेट आयन में बदल देता है। यह ऐसा है जैसे किसी भारी भरकम अजीब से आकार के सामान को एक छोटे आसान से डिब्बे में पैक कर देना ताकि उसे ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाए। ये बाइकार्बोनेट आयन खून में आसानी से घूमते हैं और जब वो फेफड़ों तक पहुंचते हैं तो उन्हें वापस अनपैक करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जाता है और सांस के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच चुकी है और पाचन से बना ग्लूकोज भी वहां पहले से मौजूद है।
यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। ऊर्जा बनती कैसे है? इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है ग्लाइकोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया से। ये प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन हो या ना हो, दोनों ही सूरतों में होती है। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो इसमें होता क्या है? इसमें ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है, टूटकर पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में बदल जाता है। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन वाला अणु है। इस प्रक्रिया के अंत में हमें 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। ये ऊर्जा बनाने का पहला छोटा सा कदम है। तो ये पहला कदम है। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होता है? यहाँ से कहानी दिलचस्प होती होगी। बिल्कुल, यहां से एक चौराहा आता है। अब पायरुविक एसिड का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका में ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो पहला रास्ता देखते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं है तब क्या होता है? जब ऑक्सीजन नहीं होती तो इसे अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि यीस्ट खमीर में ये पायरुविक एसिड इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। ब्रेड का फूलना और अल्कोहल बनना इसी प्रक्रिया से होता है। और हमारे शरीर में क्या हमारी मांसपेशियां भी फर्मेंटेशन करती हैं? एक तरह से हाँ, जब हम बहुत ज्यादा कसरत करते हैं, जैसे दौड़ना या वजन उठाना, तो हमारी मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तेजी से खून पहुंचा नहीं पाता। उस ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। यही लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में जमा होता है तो हमें वो जलन और दर्द महसूस होता है। तो जिम में लेग डे के बाद होने वाले दर्द का जिम्मेदार यही लैक्टिक एसिड है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे मसल्स में असल में होता क्या है। तो ये शरीर का एक इमरजेंसी एनर्जी सिस्टम है। एकदम सही, ये एक शॉर्ट टर्म उपाय है। अब आते हैं दूसरे और मुख्य रास्ते पर, ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, जो तब होता है जब ऑक्सीजन मौजूद हो। और इसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन होती है तो पायरुविक एसिड कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। वहां क्रेब्स चक्र जैसी जटिल प्रक्रियाओं के जरिए इसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है। अंत में हमें 3 चीजें मिलती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सांस से बाहर छोड़ते हैं, पानी और बहुत सारी ऊर्जा। बहुत सारी ऊर्जा मतलब कितनी? अनॉक्सी श्वसन की तुलना में कितनी ज्यादा? जमीन आसमान का फर्क है। जहां अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से सिर्फ 2 एटीपी अणु मिलते हैं, वहीं ऑक्सी श्वसन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने पर कुल 38 एटीपी अणु बनते हैं। 1 मिनट, 2 के मुकाबले 38, ये तो सिर्फ बेहतर नहीं है, ये तो एक पूरी अलग ही लीग है। ये एक साइकिल और एक फाइटर जेट के बीच का अंतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम जैसे जटिल जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन इतनी जरूरी है। बिल्कुल, और यही एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी है। शरीर की हर एक क्रिया, चाहे वो मांसपेशियों का सिकुड़ना हो, सोचना हो या दिल का धड़कना हो, वो इसी एटीपी से मिली ऊर्जा से चलती है। बिना इसके सब कुछ ठप हो जाएगा। तो एक सांस लेने से लेकर हवा को साफ करना, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की डिलीवरी और अंत में कोशिका के अंदर उस ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन से जीवन की ऊर्जा एटीपी बनाना, ये पूरी प्रक्रिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल एक साधारण सांस से लेकर एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली जटिल रासायनिक क्रियाओं तक सब कुछ एक लय में एक ही उद्देश्य के लिए काम करता है: जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा का निरंतर उत्पादन। ऑक्सीजन को सही जगह पहुंचाने के लिए बना है, लेकिन इसके बिना हमारे भोजन से ऊर्जा निकालने की पूरी प्रक्रिया लगभग ठप हो जाती। अब जब हमने ऊर्जा बना ली है और जरूरी चीजों को उनकी जगह पहुंचा दिया है, तो अगला तार्किक कदम उस परिवहन प्रणाली को समझना है, उन हाईवे के नेटवर्क को जो न सिर्फ इन गैसों को बल्कि पोषक तत्वों, हार्मोन्स और शरीर की हर जरूरत को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। और ये हमें सीधे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर ले जाता है। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब तक हमने पोषण और श्वसन ये दोनों जीवन प्रक्रियाएं समझ ली हैं, मतलब खाना पच चुका है और ऑक्सीजन से ऊर्जा निकल रही है।
लेकिन ये सब करने का फायदा तभी है जब ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचे। और बस इसी जरूरत से शुरू होता है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तरह से ये शरीर का अपना ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी सिस्टम है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिल्कुल। और इस डिलीवरी सिस्टम का जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर है, वो है हमारा हृदय। वैसे इस पूरे नेटवर्क में 4 मुख्य हिस्से हैं। एक तो हृदय जो पंप है, फिर धमनियां और शिराएं जो पाइपलाइन है, और रक्त यानी वो सामान जिसकी डिलीवरी होनी है। पर कमाल की बात यह है कि इसकी समझ हमें हमेशा से नहीं थी। अच्छा? हाँ, 1628 में विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। उससे पहले तो दुनिया मानती थी कि खून जिगर में बनता है और शरीर उसे सोख लेता है। मतलब ये नहीं पता था कि खून लगातार घूमता रहता है। पता ही नहीं था। तो हार्वे ने पहली बार ये बताया कि ये एक बंद लूप है। खून दिल से निकलकर घूमता है और वापस दिल में ही आ जाता है। तो चलिए हम भी इस सिस्टम के इंजन यानी हृदय से ही शुरू करते हैं। हृदय, जो हमारी बंद मुट्ठी के बराबर एक मस्कुलर अंग है, वजन में करीबन 300 ग्राम, और ये पेरिकार्डियम नाम की एक थैली में सुरक्षित रहता है। इसे शरीर का सबसे व्यस्त अंग भी कहते हैं, है ना, जो कभी नहीं थकता। बिल्कुल। और इसकी बनावट ही इसकी असली ताकत है। ये 4 हिस्सों में या चेम्बर्स में बटा होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे एक 2 मंजिला घर समझिए। 2 मंजिला घर? हाँ, ऊपर के 2 कमरे और नीचे के 2 कमरे। ऊपर वाले कमरों को कहते हैं आलिंद या एट्रियम, और नीचे वाले मजबूत कमरों को निलय या वेंट्रिकल। तो एक दायां आलिंद और निलय और दूसरा बायां आलिंद और निलय। पर ये 4 चेम्बर वाला डिजाइन थोड़ा पेचीदा नहीं लगता? मतलब 2 से काम क्यों नहीं चल सकता था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका बस एक ही मकसद है, शुद्ध और अशुद्ध खून को पूरी तरह से अलग रखना। इस घर का जो दायां हिस्सा है ना, वो सिर्फ अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून हैंडल करता है। और बायां हिस्सा फिर शुद्ध खून को? एकदम। बायां हिस्सा सिर्फ ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ साफ खून हैंडल करता है। अगर ये मिल जाएं तो हमारी कोशिकाओं को पूरी ऑक्सीजन कभी नहीं मिल पाएगी। समझी। मतलब ये बंटवारा हमारी हाई एनर्जी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। और खून का बहाव एक ही दिशा में कैसे बना रहता है? उसके लिए इन कमरों के बीच में खास तरह के दरवाजे लगे हैं, एक तरफा दरवाजे, जिन्हें हम वॉल्व कहते हैं। खून जब ऊपर से नीचे आता है तो ये खुल जाते हैं, और जब नीचे वाला कमरा पंप करता है तो ये कसकर बंद हो जाते हैं ताकि खून वापस ऊपर न चला जाए। दाएं हिस्से में त्रिवलनी कपाट होता है और बाएं में द्विवलनी कपाट। और जो हम दिल की लपडप की आवाज सुनते हैं वो इन्हीं वॉल्व के बंद होने की आवाज है। अच्छा, ठीक है। तो दिल एक कमाल का पंप है, पर ये पंप बेकार है अगर पाइपलाइन मजबूत ना हो। तो ये जो धमनियां और शिराएं हैं, ये नेटवर्क कैसे काम करता है? हाँ, इन्हें आप शरीर का हाईवे नेटवर्क समझ सकती हैं। 2 तरह के रास्ते हैं इसमें। पहली है धमनी यानी आर्टरी। ये वो मोटी पाइपलाइंस हैं जो खून को हृदय से दूर शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। एक्सप्रेसवे की तरह? बिल्कुल, क्योंकि हृदय बहुत हाई प्रेशर से खून फेंकता है, तो इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं उस प्रेशर को झेलने के लिए। और इनमें आमतौर पर शुद्ध खून होता है। हाँ, ऑक्सीजन वाला। और दूसरा रास्ता है शिरा यानी वेन। ये शरीर के अंगों से इस्तेमाल हो चुका खून वापस हृदय की ओर लाती है। तो ये सर्विस लेन जैसी हुई? एकदम। इनमें प्रेशर काफी कम होता है तो इनकी दीवारें पतली होती हैं। पर अगर प्रेशर कम है तो खून वापस नीचे भी तो जा सकता है, खासकर पैरों से ऊपर आते हुए। बहुत सही पॉइंट। इसी को रोकने के लिए शिराओं के अंदर जगह जगह पर वाल्व लगे होते हैं। वो खून को सिर्फ ऊपर जाने देते हैं, नीचे नहीं। लेकिन अब यहां एक बहुत ही मजेदार अपवाद है। 1 मिनट, मुझे पता है। वो पल्मोनरी धमनी और शिरा वाला मामला है ना, जहां सब उल्टा हो जाता है। हाँ, लगता तो उल्टा है पर है नहीं। देखिए, धमनी की परिभाषा क्या है? जो खून को दिल से दूर ले जाए। तो पल्मोनरी धमनी भी दिल से खून को दूर ही ले जाती है। पर वो खून अशुद्ध होता है। बिल्कुल, वो अशुद्ध खून फेफड़ों तक ले जाती है साफ होने के लिए। और पल्मोनरी शिरा, वो फेफड़ों से साफ खून वापस दिल में लाती है। एकदम सही। तो नियम सीधा है, धमनी मतलब दिल से दूर और शिरा मतलब दिल की ओर। उस पर कौन सा माल लदा है, ये इस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ जा रही है। अब जब सारे हिस्से समझ आ गए हैं तो चलिए खून की एक बूंद के साथ पूरा सफर करते हैं। हाँ, ये मजेदार होगा।
इसे ही दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हाँ, क्योंकि एक चक्कर में खून दिल से 2 बार गुजरता है। तो मान लीजिए हमारी बूंद अभी अभी फेफड़ों से निकली है, ऑक्सीजन से भरपूर। पल्मोनरी शिरा उसे पकड़कर सीधा दिल के बाएं ऊपरी कमरे यानी बाएं आलिंद में ले आती है। मंजिल नंबर 1, बायां आलिंद। ये तो बस एक वेटिंग रूम जैसा हुआ। हाँ, जैसे ही ये भरता है, ये सिकुड़ता है और खून को नीचे के पावरफुल कमरे बाएं नीले में धकेल देता है। और बाएं नीले की दीवारें पूरे दिल में सबसे मोटी होती हैं। क्योंकि उसे खून को पूरे शरीर में पंप करना है, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। बिल्कुल। तो बायां नीले जोर से सिकुड़ता है और ये शुद्ध खून महाधमनी यानी एओर्टा के रास्ते अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। अब हमारी बूंद किसी कोशिका के पास पहुंची, उसे ऑक्सीजन दी और उससे उसका कचरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और अब वो अशुद्ध हो गई। यहाँ से वापसी का सफर शुरू। हाँ, अब वो शिराओं के नेटवर्क में आ गई है। सारी शिराएं मिलकर उसे महाशिरा विना कवा में डाल देती हैं और महाशिरा उसे वापस दिल के घर ले आती है, पर इस बार दाएं हिस्से में, दाएं आलिंद में। हाँ, दायां आलिंद उसे दाएं निलय में भेजता है और आखिर में दायां निलय सिकुड़कर इस अशुद्ध खून को पल्मोनरी धमनी के जरिए वापस फेफड़ों में भेज देता है साफ होने के लिए। और ये चक्र चलता रहता है। वाह, मतलब ये 2 चक्कर वाला सिस्टम ही हमें इतनी ऊर्जा देता है। बिल्कुल, इसी वजह से पक्षी और स्तनधाली इतने एक्टिव रह पाते हैं। पर मेरा एक सवाल है, दिल जो इतनी लय में धड़कता है, लब डब, इसका स्विच कहाँ है? इसे सिग्नल कौन देता है? इसका अपना एक पावर हाउस है, एक प्राकृतिक पेसमेकर। पेसमेकर। हाँ, दाएं आलिंद की दीवार में नर्व सेल्स का एक छोटा सा गुच्छा होता है, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड या SAN कहते हैं। वहीं से एक हल्का सा बिजली का करंट पैदा होता है जो पूरे दिल को एक साथ सिकुड़ने का सिग्नल देता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। कमाल है। आराम करते समय एक वयस्क का दिल 1 मिनट में करीबन 72 बार धड़कता है और हर धड़कन में 70 मिलीलीटर खून पंप करता है। मतलब 1 मिनट में लगभग 5 लीटर। हाँ, और दिल के इसी जोर से सिकुड़ने और आराम करने से जो दबाव बनता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, वो 120-80 वाला नंबर मैं हमेशा सुनती हूँ, पर इसका असली मतलब क्या है? 120 वो प्रेशर है जब दिल पूरी ताकत से सिकुड़कर खून की पिचकारी मारता है। इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और 80? 80 वो प्रेशर है जब दिल आराम कर रहा होता है, अगली धड़कन के लिए भर रहा होता है। ये डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी जोर वाला और आराम वाला प्रेशर। और इसे स्फिग्मोमैनोमीटर नाम की मशीन से नापते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये पूरा एक बंद पाइपलाइन नेटवर्क है। पर अगर इसमें कहीं कट लग जाए, कोई लीकेज हो जाए, तो क्या हमारे शरीर के पास कोई प्लम्बर भी है? बिल्कुल है। एक 24/7 काम करने वाली रिपेयर टीम। हमारे खून में प्लेटलेट्स नाम की बहुत छोटी चिपचिपी कोशिकाएं होती हैं। हाँ, जैसे ही कहीं कट लगता है, ये प्लेटलेट्स फौरन वहां पहुंचकर एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक जाल सा बना लेती हैं। और वो जाल लीकेज को बंद कर देता है। हाँ, खून का थक्का बनाकर बहाव को रोक देता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि इस मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ एक और सहायक सिस्टम भी काम करता है, लसिका तंत्र। वो क्या चीज है? हाँ, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम शरीर का वाटर सप्लाई नेटवर्क है, तो लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम उसका ड्रेनेज सिस्टम है। जब खून बहुत पतली नलियों से गुजरता है, तो कुछ तरल रिस्कर कोशिकाओं के बीच की जगह में जमा हो जाता है। इसी तरल को लसिका या लिम्फ कहते हैं। तो ये ड्रेनेज सिस्टम उसे साफ करता है? हाँ, ये उस एक्स्ट्रा तरल को वापस खून में लौटाता है। ये हमारी आंतों से फैट को ट्रांसपोर्ट करता है और सबसे जरूरी, ये शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। इसमें लिम्फोसाइट्स नाम के सैनिक होते हैं और लिम्फ नोड्स नाम की चौकियां जो बैक्टीरिया वायरस को पकड़कर खत्म कर देती हैं। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर ये सब सोचकर हैरानी होती है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ जो 30-30 मंजिला ऊंचे होते हैं, वो बिना किसी दिल या मोटर के पानी को जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं? उनका क्या जुगाड़ है? उनके पास एक बहुत ही, कह सकते हैं, सरल लेकिन असरदार सिस्टम है। पौधों में 2 तरह की पाइपलाइन होती हैं। पहली है जाइलम। इसका एक ही काम है, जड़ों से पानी और खनिज को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। पर कैसे? मतलब गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बिना पंप के? इसके पीछे जो ताकत है वो है खिंचाव। खिंचाव? हाँ, दिन में जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं,
तो वो पानी की पूरी लाइन में एक सक्शन पैदा करता है। अच्छा, जैसे हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एकदम वही चीज। वो खिंचाव इतना मजबूत होता है कि पानी को सैकड़ों फीट ऊपर खींच लेता है। वाह। और दूसरा नेटवर्क भोजन के लिए होगा? हाँ, दूसरा नेटवर्क है फ्लोएम। ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, जैसे नई कलियों, फलों और जड़ों तक। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें पौधे को अपनी ऊर्जा यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो चाहे वो हमारे शरीर का शक्तिशाली पंप हो या पेड़ों का धीमा खिंचाव, परिवहन हर जीवित चीज के लिए बेहद जरूरी है। हमने देखा कि कैसे जरूरी सामान हर कोशिका तक पहुंचता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं, तो काम के बाद कुछ बेकार पदार्थ भी तो बनते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में सामान बनने के साथ साथ कचरा भी निकलता है। हाँ, और अगर इस कचरे को, इन बेकार पदार्थों को समय पर शरीर से बाहर न निकाला जाए, तो ये जहर की तरह जमा होकर पूरे सिस्टम को खराब कर सकते हैं, जो हमें हमारी अगली महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया की ओर ले जाता है, उत्सर्जन। शरीर का परिष्कृत कचरा निपटान तंत्र। रुको 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 मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब जब पोषण, श्वसन और वहन तंत्र अपना काम कर चुके हैं, तो शरीर में बने वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये शरीर की एक तरह की सफाई व्यवस्था है, जिसके बिना शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ जमा हो जाएंगे। तो चलिए इसी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि शरीर इस जरूरी काम को कैसे अंजाम देता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्सर्जन या एक्सक्रीशन असल में है क्या। देखिए, ये वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं में होने वाली मेटाबॉलिक क्रियाओं से बने हानिकारक और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। हानिकारक पदार्थ जैसे कि? मुख्य रूप से ये नाइट्रोजन वाले वेस्ट पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। इसे ऐसे समझें जैसे किसी फैक्ट्री में काम होने के बाद निकले कचरे को बाहर फेंकना जरूरी होता है, वैसे ही शरीर के लिए उत्सर्जन जरूरी है। तो इस सफाई के काम में हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से शामिल हैं? क्या सिर्फ किडनी ही ये काम करती हैं? नहीं, ये एक आम धारणा है। किडनी यानी वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। अच्छा। हाँ, हमारे फेफड़े यानी लंग्स, वो भी एक उत्सर्जी अंग है। फेफड़े वो तो सांस लेने के लिए होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसीय अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। और मजेदार बात यह है कि लहसुन, प्याज जैसी तेज महक वाली चीजों के जो वाष्पशील घटक होते हैं ना, हाँ, वो भी फेफड़ों से ही उत्सर्जित होते हैं। ओहो, तभी खाने के बाद देर तक सांस में महक रह जाती है। और हमारी त्वचा का क्या? पसीना? बिल्कुल, त्वचा पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी, लवण और थोड़ी मात्रा में यूरिया को बाहर निकालती है। और फिर आता है हमारा लिवर यानी यकृत। लिवर का क्या रोल है इसमें? लिवर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर में बने अत्यधिक जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदल देता है, जिसे फिर किडनीज आसानी से शरीर से बाहर निकाल देती है। मतलब लिवर कचरे को एक तरह से पैक करके किडनी को देता है। एक तरह से, हाँ। और फिर हमारा मुख्य तंत्र है, जिसमें एक जोड़ी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल हैं। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। एक किडनी का वजन सिर्फ 140 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा होता है? यही तो कमाल है। किडनी के दो मुख्य भाग हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और भीतरी मेड्यूला। लेकिन इसकी असली कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन यानी वृक्काणु। नेफ्रॉन? हाँ, हर किडनी में ऐसी लगभग 13 लाख सूक्ष्म फिल्टर करने वाली नलिकाएं होती हैं। हर नेफ्रॉन की शुरुआत एक प्याली जैसी रचना से होती है, जिसे बोमन संपुट या बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। 13 लाख हर किडनी में? तो ये नेफ्रॉन खून को साफ कैसे करता है? तो देखिए, बोमन संपुट के अंदर पतली रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस? हाँ, यहाँ एक चौड़ी धमनी खून लेकर आती है और एक पतली धमनी खून वापस ले जाती है। एक चौड़ी और एक पतली? इससे तो प्रेशर बनता होगा। बिल्कुल। पाइप के आकार में इस फर्क से एक जबरदस्त दबाव बनता है, जिससे खून में मौजूद पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, लवण, मतलब जो भी छोटी चीजें हैं, वो छनकर बोमन संपुट में आ जाती हैं। ओह! इसी को परानिशंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये फिल्ट्रेशन कितना शक्तिशाली होता है? बहुत ज्यादा।
आप अंदाजा लगाइए, दोनों किडनी मिलकर एक दिन में लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करती हैं। 180 लीटर एक दिन में? हाँ, 180 लीटर। लेकिन अगर 180 लीटर तरल पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाए तो हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। सही पकड़ा आपने। यहीं पर नेफ्रॉन का दूसरा कमाल का काम आता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब जैसे ही ये छना हुआ द्रव नेफ्रॉन की लंबी नलिका से गुजरता है, शरीर उसमें से काम की चीजें जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। हाँ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जरूरी लवण और लगभग सारा पानी वापस सोख लेता है। अरे वाह! मतलब शरीर पहले सब कुछ बाहर निकाल देता है और फिर उसमें से कीमती सामान वापस उठा लेता है। बिल्कुल। और पानी कितना वापस सोखना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में पानी की मात्रा कितनी है और कितने घुलनशील वेस्ट को बाहर निकालना है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो बचता है वो मूत्र है। उसमें क्या क्या होता है? सामान्य मूत्र में 95% पानी, 2.7% यूरिया, 2% लवण और सिर्फ 0.3% यूरिक एसिड होता है। और इसका रंग हल्का पीला क्यों होता है? वो यूरोक्रोम नाम के एक वर्णक के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि ये हल्का अम्लीय होता है। हाँ, इसका पीएच मान 6 के करीब होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि किडनी सिर्फ नाइट्रोजन वाले कचरे को ही नहीं, बल्कि पेनिसिलिन जैसी दवाइयों और कुछ मसालों को भी शरीर से बाहर निकालती है। और किडनी में पथरी, वो क्या होती है? वो असल में कैल्शियम ऑक्जिलेट के जमा होने से बनती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट? जी। तो ये तो तब की बात है जब सब ठीक चल रहा हो। अगर ये जरूरी अंग काम करना बंद कर दें तो क्या होता है? देखिए, जब संक्रमण, चोट या किसी और वजह से किडनी काम करना कम कर देती है, तो शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस का इस्तेमाल होता है। डायलिसिस? हाँ, अपोहन। इसमें मरीज के खून को एक मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें अर्धपारगम में झिल्ली वाली नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं एक विशेष द्रव यानी अपोहन द्रव में डूबी होती हैं। खून से यूरिया और अतिरिक्त लवण विसरण डिफ्यूजन के द्वारा इस द्रव में चले जाते हैं और साफ खून वापस मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये असली किडनी की तरह ही काम करता है? लगभग, पर एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? डायलिसिस में पुनः अवशोषण नहीं होता, मतलब वो काम की चीजें वापस नहीं सोख पाता। ओह, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। जी। हमने इंसानों की तो बात की, लेकिन पौधे अपना कचरा कैसे बाहर निकालते हैं? पौधों के तरीके बिल्कुल अलग और बहुत सरल हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण से बनी ऑक्सीजन, वो उनके लिए एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे वो बाहर छोड़ देते हैं। हाँ, वो तो हमारे काम आती है। बिल्कुल। और अतिरिक्त पानी को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन द्वारा बाहर निकालते हैं। और जो ठोस कचरा होता है उसका क्या? वे अपने अपशिष्ट उत्पादों को पत्तियों में जमा करते हैं, जो बाद में झड़ जाती हैं। ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है ना? कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन और गोंद वो पुराने जाइलम में जमा रहते हैं, और कुछ पौधे तो अपने आसपास की मिट्टी में भी अपशिष्ट उत्सर्जित कर देते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो शरीर की कहानी कितनी अद्भुत है। पहले पोषण से ऊर्जा और कच्चा माल मिलता है, फिर श्वसन उस ऊर्जा को निकालता है, और वहन तंत्र इन सब चीजों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। और अंत में उत्सर्जन तंत्र, जिसकी हमने अभी बात की, वो इस पूरी फैक्ट्री की सफाई करने वाली टीम की तरह काम करता है, ताकि जहरीला कचरा जमा ना हो और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। ये सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये बेहतरीन संतुलन और सफाई व्यवस्था इस बात की नींव रखती है कि शरीर अपने सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वित कैसे करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमें स्वाभाविक रूप से नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया की तरफ ले जाता है। शरीर इन सब जटिल सिस्टम्स को मैनेज कैसे करता है, तालमेल कैसे बिठाता है। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त।